नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश काडर के एक यंग ऑफिसर हमारे साथ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके हमारे अपने प्यारे और देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से ही हैं। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश के भी एक बहुत ही खूबसूरत ज़िले से वो आते हैं जहाँ कॉफ़ी के बागान हैं। और मुझे भी जाने का मौका मिला जब पहली बार, तो मैं भी देखकर दंग रह गया कि बैतूल ज़िले से करीब करीब 90 किलोमीटर दूर वो जो जगह है वहाँ पर कॉफ़ी के बागान हैं और बहुत सुंदर वो एरिया है। ऐसा लगता है कि हम किसी हिल स्टेशन में हैं। तो दार्जिलिंग ही नहीं, सिक्किम ही नहीं, आपके अपने मध्य प्रदेश में भी बहुत बहुरंगी छटा है और प्रतिभा की भी बहुरंगी छटा है। तो हमारे साथ 2018 बैच के युवा आईएएस ऑफिसर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के वो मध्य प्रदेश के मिशन डायरेक्टर हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं युवा आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर के जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मिशन डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश के, अक्षय तेम्रवाल जी। बहुत स्वागत करता हूँ अक्षय जी आपका। नमस्ते, थैंक यू। अक्षय जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा यादों का एक दरवाज़ा खोलते हैं धीरे से जी। और आपको ले चलते हैं। अभी भी आप युवा हैं और बिल्कुल एकदम देखकर आपको लगता है जैसे कॉलेज का कोई स्टूडेंट है। लेकिन जब आप 15-16 वर्ष के थे और उस समय जब आप सपने देखते थे बैतूल में, जहाँ से आपने प्राथमिक शिक्षा पूरी की, बाद में नवोदय विद्यालय आप आए, तो क्या विचार मन में आता था कि क्या करना है मुझे आगे जाके, या पेरेंट्स की तरफ से कोई बात होती थी? किस तरह से आप उन दिनों को रिकॉल करते हैं? जी, स्कूल के दिनों में मेरे पिताजी का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो मेरे आइडियल हैं, तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे जी। तो स्कूल के दिनों में जब मैं नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई करता था, तब जीवन में एक चीज़ समझ में आ गई थी कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्कूल के समय में मैं मेरे पिताजी के माध्यम से, पिताजी ने भी पढ़ाई करके जो भी अपना अचीव किया, उन्होंने ये बताया कि आप अच्छा पढ़ेंगे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ता है। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी का बिल्कुल कहा हुआ जी। यह कथन है। तो शिक्षा में मेरा हमेशा से फोकस था, तब भी मैं पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता था और आगे भी मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करी है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि पिताजी का बड़ा योगदान है, तो बड़ा उनका एक वैल्यू बेस्ड टीचिंग का भी, समझाने का भी एक तरीका रहा होगा। थोड़ा सा और इसको एलॉबरेट कीजिए कि किस तरह से वो आपसे बात करते थे, बात करने के सब्जेक्ट क्या होते थे, कैसे वो आपको समझाते थे? जब मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल में करता था, पहली से पाँचवीं, आज भी मेरा स्कूल मेरे घर के 200 मीटर की दूरी पे शासकीय जो अपना स्कूल है आज भी है। मैं जाता हूँ, शौक से बच्चों से मिलता हूँ, टीचर से मिलता हूँ। तो 200 मीटर की दूरी पे मेरा घर के समक्ष में ही मेरा शासकीय जो अपना प्राथमिक शाला स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ाई करता था। तो मेरी माताजी, हालांकि उनकी पढ़ाई 8वीं तक ही है, उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की थी। 8वीं उन्होंने बाद में हमें पढ़ाने के बाद उन्होंने 8वीं भी पास की है। वाह। प्री स्कूलिंग और पहली दूसरी की जो स्कूलिंग की बात करें तो मेरी माता ने ही पूरा आपको अनाराम, ABCD, मात्रा, गिनती, पहाड़ा, हिंदी मीडियम, हम मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम, तो पूरा उन्होंने ही पूरा पढ़ाया। तो पहली गुरु और पहला जो मेरे रोल मॉडल है मेरे लाइफ में, जिन्होंने पढ़ाई के प्रति मेरे जो रुझान जागरूक किया, वो मेरी माता जी है। वाह। मैं बहुत प्रश्न पूछता था उनसे जी। तो जितनी उनकी क्षमता थी उतना वो जवाब देती थी। और आगे कहती थी कि बेटा अब आगे फिर आप खुद पढ़ के ढूंढ लेना। क्या बात है। क्योंकि उनकी क्षमता के हिसाब से मेरे सवाल, आप जैसे बच्चों को जवाब मिलते हैं उनके सवाल बढ़ते जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं पूछता था बहुत बेसिक कि हम घर में बैठे हैं, मम्मी ये पावती किसने बनाई जिस पे हम सब्जी काट रहे हैं? मुझे आज भी याद है कि अब घर में बैठे हैं तो ये पावती सब्जी, कुकर किसने बनाया? अब मेरी माता को ऑफकोर्स ये चीज़ें नहीं पता थी, तो वो कुछ जवाब दे के, पर हताश नहीं करती थी मुझे, कभी ये नहीं बोली थी कि ऐसे फालतू सवाल क्यों पूछते हो। क्या बात है। वाह। तो वहाँ से वो मेरी जो जानने की इच्छा शक्ति थी वो चलती रही। मेरी माता ने कुछ जवाब दिए, फिर कुछ जवाब मैंने खुद जाके लड़के ढूंढे। जैसे पिताजी पर अब नवोदय विद्यालय में चला गया जी, तो हर हफ्ते माता पिता रविवार के दिन मिलने आते थे। 10.5 साल 11 साल की उम्र में
गांव छोड़ना, घर छोड़ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो शुरुआती दिनों में लगभग 1 महीने में मतलब लगातार हॉस्टल है हमारा नवोदय विद्यालय, तो लगातार रोना और वो सब कि नहीं रहना स्कूल में, यहाँ तक हाँ, चीज़ें हो रखी थी। हम सबसे बड़ा अपराध बचपन के अपने पुत्र या पुत्री के साथ जो करते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सवाल पूछते हो, नहीं मालूम है हमें, खुद क्यों नहीं ढूंढते, और यहीं से वो बच्चा सप्रेशन में, डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। तो प्रणाम है आप दोनों को। निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत आपने बात हमारे साथ साझा की, और एक उदाहरण भी आपने दे दिया कि बच्चे की उत्सुकता की जो रक्षा करे, वो बच्चे को मनचाही जगह पहुंचने में मदद करता है। जी बिल्कुल, जी उत्सुकता। जी, बिल्कुल। ये बताइए मुझे कि नवोदय विद्यालय के बाद आप आईआईटी खड़गपुर वहाँ जाने का मौका कैसे, विचार मन में आया, और वहाँ कैसे जाने का विचार बना आपका? जी, इसकी छोटी सी स्टोरी, एकदम ऑनेस्ट स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाने की तमन्ना थी, जिज्ञासा थी। कहीं ना कहीं मैं उस समय भी चाहता था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उस समय एक्सपोजर इस लेवल का नहीं था मेरे पास, या उसमें कि मतलब स्कूल में उस समय कलेक्टर, हमें पता था कि कलेक्टर अधिकारी होता है जी, और हाँ, ये प्रशासनिक सेवा में कलेक्टर पद की हम विज्ञान मतलब चाहते हैं कि कभी एक बड़ा अच्छे, ताकतवर पोस्ट अच्छे होती पद है। पे जाने के लिए मेहनत करेंगे। फिर उसका हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे कभी सर आते थे, कलेक्टर साहब आते थे विजिट पे, तो हमारी समस्याओं का समाधान कर देते। पानी की समस्या है तो कलेक्टर साहब आए तो पानी की समस्या का समाधान हो गया। तो एक गाँव में भी कुछ भी आपको उस समय इतना पता था कि कलेक्टर साहब एक होते हैं जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, बड़ा अधिकारी के तौर बड़ा पे। अधिकारी, तो मन में था कि एक बड़ा अधिकारी और इसमें भारतीय प्रशासनिक सर्विस सेवा में जाने का मन था। अब कॉलेज का चयन कैसे करें? मेरे घर में मतलब पिताजी, चाचा जी और इधर सभी जो परिवार था, अपने आसपास के ही बैतूल में अपने घोड़डोंगरी के आसपास के ही कॉलेज से सभी ने पढ़ाई पूरी की थी। चूँकि मैं नवोदय जैसे एक अच्छे स्कूल में पहुंच चुका था, मेरे पास अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शन था। जैसे मैं एक गुरु का अपना नाम लेना चाहूँगा, सौरभ यादव सर है, मेरे बचपन के गुरु हैं। अरे वाह, प्रणाम है सर आपको। 6वीं से उन्होंने 7वीं से मुझे गणित पढ़ाया, और गणित में मेरा रुझान बहुत अच्छा था। तो सर ने पढ़ाते हैं गणित, फिर उन्होंने 10वीं 11वीं में जब आया गणित ली मैंने, तो उन्होंने बताया कि आईआईटी खड़गपुर एक स्कूल अच्छा होता है। सॉरी, आईआईटी खड़गपुर जो कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज होता है। आईआईटी खड़गपुर नहीं, मतलब जेई एग्जाम के सर ने बेसिकली जेई का एग्जाम दीजिए और अच्छे कॉलेज में जाइए, ट्रिपल ई का एग्जाम दीजिए, उससे भी अच्छा कॉलेज मिलता है। और सर ने मुझे SCRA का भी जो रेलवे का होता है उसके लिए भी सर ने, मतलब सर देख देख के बताते कि एक फॉर्म भरो आप। फिर मेरा स्कूल से मैनेड भोपाल के लिए AIEEE में क्वालिफाई कर पाया था मैं पहली बार में। फिर मैंने ड्रॉप लिया और फिर IIT की प्रिपरेशन के बाद फिर IIT में गया। IAS में आने का मन किसी ने मोटिवेट किया IIT खड़गपुर में, या वहाँ किसी ने कहा, ये भाव कैसे आया? और इसके पहले क्या आपने कोई और सर्विसेज भी ज्वाइन की थी? मैं IIT खड़गपुर में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा था कि एक बार पहले, क्योंकि IIT में हूँ तो एक बार प्राइवेट कंपनी में भी जाके जॉब करके देखना है, प्राइवेट वर्ल्ड भी थोड़ा समझना है, थोड़ा जानना है, और फिर अपनी तैयारी करके इसमें कोशिश करना है। तो मेरा 5 साल का कोर्स था, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ एक प्रैक्टो कंपनी, अपनी हेल्थ केयर कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। मैंने लगभग 6 महीने वहाँ पे काम किया और फिर उसको छोड़ के मैंने कहाँ तैयारी, पर थी ये कंपनी? गुड़गांव बेस्ड थी। मैं गुड़गांव तैयारी में थे। करते हुए तैयारी कर रहा था, और मतलब नौकरी भी चल रही थी, तैयारी भी कुछ कॉलेज से शुरू की थी, कुछ वहाँ पे कंटिन्यू की। फिर जब मेरा प्री तक का हो गया था कि अब प्री हो गया, तैयारी हो गई, प्री हो रहा है, उसके बाद प्री के बाद फिर मैंने अपना फुल टाइम इन्वेस्ट कर दिया। तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही आपको सफलता मिली? दूसरे में। विषयों का चयन आपने किससे पूछ कर किया, और क्या क्या विषय लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है? जी, तो विषयों के चयन की बात अगर अपन करें तो मेरे समय में एक ही विषय था UPSC में, ऑप्शनल आपको एक ही लेना होता था। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड जो हमेशा से मैं अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष मानते आया हूँ मैथमेटिक्स को, और एक हिंदी लिटरेचर देखा, क्योंकि बचपन में माता जी ने हिंदी तब से पढ़ाई, तो हिंदी में कॉन्फिडेंस ऐसा है था कि भाई हिंदी मातृभाषा है, और हिंदी में मतलब बस कॉन्फिडेंस था कि हिंदी तो मतलब मातृभाषा है, और हिंदी
साथ ही देगी हाँ हाँ, और कभी साथ नहीं वाह छोड़ेगी। वाह वाह, हिंदी अपनी मातृभाषा है, हिंदी जी है जी, देव की वाणी, परम हाँ हाँ पुरातन सुखद सुहानी, हिंदी हाँ उतनी ही पावन है हाँ, जितना गंगा माँ का पानी। क्या बात है, वाह तो वाह, हिंदी में जी, भरोसा था। हम्म, तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में समय भी कम था, मतलब प्री के बाद मुझे डिसाइड करना था, और ज्योग्राफी मैथ्स तो मैंने हिंदी हम्म, विषय का चयन किया और ऑप्शनल में। इन्हीं के साथ आपने झंडे गाड़े। जी बिल्कुल। तो आपका जो मीडियम था यूपीएससी में वो हिंदी ही आपने मिक्स चुना था, था? मिक्स था, जनरल अच्छा, स्टडीज हाँ इंग्लिश मीडियम, हाँ, इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम, और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, क्योंकि हिंदी क्या बात लिटरेचर है, तो वो जी, हिंदी मीडियम ही है। तो इन अ वे मतलब अब यहाँ तक आने के बाद इंग्लिश भी उतनी अच्छी हो गई थी कि मीडियम इंग्लिश भी रहा। हमने हम्म, जनरल स्टडीज़ और सारी चीज़ें इंग्लिश में, आईआईटी खड़गपुर ने इसमें इंग्लिश काफ़ी मीडियम, अहम रोल बिल्कुल प्ले किया होगा। बिल्कुल। आईआईटी खड़गपुर तो अंग्रेजी को लेके जो संकोच और झिझक थी वो वहाँ दूर हो गई बिल्कुल थी, दूर। आपको लगता था कि अब कोई समस्या नहीं है। फिर भी उन विद्यार्थियों से आप क्या कहेंगे जो मध्य प्रदेश के हैं? और मैंने हमेशा देखा कि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो जब अंग्रेज़ी की बात आती है, ख़ासतौर से वो युवा जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है, या माफ़ कीजिएगा कई बार पढ़ने के बाद भी मैंने देखा है कि वो डर बैठ जाता डर बैठा रहता है, और ना वो हिंदी ठीक से बोल पाते हैं ना अंग्रेज़ी ठीक से बोल पाते हैं। और इंटरव्यू ख़ासतौर से इस अखिल भारतीय सेवाओं के इंटरव्यू में उनकी गाड़ी है। पटरी छोड़ देती है और फंस जाते हैं। आप उनसे क्या कहेंगे कि आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हिंदी भी मीडियम है अब यूपीएससी का, आज से नहीं काफ़ी पहले से, हमेशा से जी, तो क्या कहेंगे ऐसे युवाओं से कि वो अपने मन से ये डर कैसे निकालें? ये साक्षात्कार से अपने बात की, साक्षात्कार में अगर अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो साक्षात्कार में अगर आपका मीडियम इंग्लिश भी है और आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा भी अगर होते हैं तो आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट मेंबर होते हैं वह इस बात को भली भांति समझते हैं कि हमारे सामने जो बैठा है वो 20-25 साल का युवा है, और हमारे पैनलिस्ट मेंबर जो सारे होते हैं वो 50+। हाँ मतलब जो मेरा अनुभव रहा है उसमें ऑलमोस्ट सारे मेंबर 50+ होते हैं, उनका बहुत अनुभव होता है। और जो हमारे अनुभवी पैनलिस्ट मेंबर होते हैं वह आपको कभी भी इस बात से जज नहीं करेंगे कि आपने हिंदी इंग्लिश मिक्स की, आपका लैंग्वेज में थोड़ा कुछ अगर, हाँ मतलब, बट पॉइंट ये है कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखें, झूठ ना बोलें। ऑफ कोर्स वो झूठ पकड़ने के लिए बैठे होते हैं, हाँ, तो वो चाहते हैं कि आप अपनी बात रखो। मैं समझता हूँ अगर कोई बहुत फ्लुएंट इंग्लिश या बहुत फ्लुएंट हिंदी बोल रहा है, बहुत अच्छी बोल रहा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा, आपको ऐसा लगता है कि आपने इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट किया या आप हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने बीच में कुछ टर्म्स इंग्लिश की यूज़ कर ली, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। आपका अनुभव रहा जी है, आपने बीच में हिंदी भी उपयोग की हाँ, मैंने, जहाँ आपको ज़रूरत लगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस, क्योंकि आधा घंटा का आपका इंटरव्यू होता है, तो मैंने मोस्ट ऑफ द अपना इंटरव्यू था तो मोस्टली इंग्लिश में ही किया। और जहाँ मुझे ऐसा लगा, कुछ कई बार होता है कि अपन, आपकी मातृभाषा पहले आती है, आप कितनी भी तैयारी कर लो, फिर ट्रांसलेट करते हैं आप उसको हाँ अंग्रेजी में, हाँ, थोड़ा प्रेशर में और आप थोड़ा सा भूल जाते हैं कई भूल बार, जाते हैं कई तो बार, वो होता है। तो ये उसी प्रकार की बात है, जैसे अगर आप चौथी पाँचवीं या पाँचवीं के बच्चे से कुछ बात करेंगे तो वो कुछ याद करके आएगा, कुछ बोलेगा, अटक जाएगा, तो आप हमें से ये बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा आप, हाँ हाँ, कोई बात हाँ नहीं, आगे हाँ, बढ़ो। तो ठीक। वो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सामने बैठे होते हैं वो आपकी इस बात से कभी माइंड नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई इंटरव्यू के दौरान आपको कोई ऐसा सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो या बड़ा टफ लगा हो, कुछ जहन में आता है आपके? 2 सवाल अगर अपन डिस्कस करना चाहेंगे, हाँ, आपने ऐसे पूछा तो, एक तो उन्होंने पुलिस का सवाल पूछ लिया था कि आउट ऑफ द बॉक्स सवाल मैं कहूँगा। जनरली मुझे लगता है वो आपके आधे घंटे के इंटरव्यू में कुछ एक दो सवाल ऐसा पूछेंगे ही। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने यहाँ की, जो आपका थाना है, आपके गांव का जो थाना लगता है, पूछ लिया कौन सा थाना, सर रानीपुर थाना लगता है, तो आप अपने यहाँ के थाने की जो पुलिस है उसका एनालिसिस क्या देंगे? आपको क्या लगता है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है? ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था मेरे लिए, अनप्रिपेयर्ड था। मैंने थोड़ा सोच विचार करके मैंने ये कहा था कि सर मैं बैलेंस व्यू लिया था मैंने, कि मैं बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा और बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेरे जानकारी में हमारे यहाँ भी कोई घटना, स्थानीय में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे हम कहें कि पुलिस की लापरवाही की वजह से कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। और मैं एक दूसरा कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है क्योंकि कोई घटना नहीं हुई है, और बहुत अच्छा इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि एक वाक्य फिर मैंने बताया कि मेरे छोटे भाई के एक फ्रेंड
अपना जो पुलिस क्लियरेंस का जो जनरली होता है, पुलिस क्लियरेंस के लिए आप जाते हैं, तो वो गया था पुलिस क्लियरेंस के लिए, तो उसे क्लियरेंस तो दिया, लेकिन पहले गए तो जाइए पेन लेके आइए, कोल्ड ड्रिंक लेके आइए, ऐसे करके थोड़ा उन्हें परेशान किया गया। तो वो स्टोरी मेरे जहन में थी, तो मैंने ये बता दी कि ये वाक़या मेरा नहीं है, पर किसी जानने वाले का ऐसा वाक़या हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस थोड़ी ठीक है, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी है, इस टाइप का मेरा जवाब था। वाह। जब आपका सिलेक्शन हुआ, जाहिर तौर पे 7वें आसमान पर आपने अपने को जी, पाया होगा। बिल्कुल। पेरेंट्स की खुशी की कोई सीमा नहीं रही होगी, लेकिन एक चैलेंज भी समझ में आता है कि बैतूल के एक छोटे से गांव के रहने वाले अक्षय जी अब अखिल भारतीय सेवा के, यानी वो जो एक गाना है ना कि मैं तो साहब बन गया, हाँ साहब बन के कैसा तन गया। हालांकि आप बहुत विनम्र, डाउन टू अर्थ, और ये भी आपके पेरेंट्स को मैं बधाई दूंगा कि आपने ये चीज़ उनके लिए बहुत अद्भुत तरीके से, एक तोहफ़ा है आपका। लेकिन फिर भी वो अनुभूति क्या थी? क्या कुछ चिंता भी थी मन में, एंग्जाइटी भी थी कि अब कैसे इतने बड़े पद को संभालूंगा मैं? जी। देखिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सिर्फ खुशी होती है। वाह वाह। जब सिलेक्शन हुआ उस जी। समय तो खुशी के आंसू होते हैं, सिर्फ खुशी ही खुशी होती है। हम्म, उस समय तो चैलेंजेस क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी, कंधों पे कितना हाँ, भार आएगा, ये तो नहीं सोचता व्यक्ति। बहुत। तो उस हाँ। समय तो मैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा पूरा परिवार, इनफैक्ट हमारे जो घोड़ोंगरी में हमारे जानकार जितने भी लोग हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि हमारे बैतूल में मुझसे पहले शायद एक सर थे जो बैतूल से, मतलब उनके पिताजी सर्विस मेरे तो बाहर आ चुके थे, उन वो शायद आईएएस थे जहाँ तक मुझे पता है, और शायद मैं वहाँ रहते हुए, या मतलब फैमिली वहीं पे है, मैं शायद पहला आईएएस था बैतूल में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद तो अभी उसके बाद से कंटिन्यूसली जी। निकल है। तो उस समय हमारा पूरा गांव और हमारे जो आस एरिया था, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। तो उस समय तो सिर्फ खुशी थी हमारे पास कि भाई, हमने भी नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट। सिलेक्शन हम प्रयास कर रहे थे कि परीक्षा उत्तीर्ण करें, और निश्चित तौर हाँ, पर। जो भी लेकिन सर्विस इस मिले। खुशी के साथ जब आप लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी मसूरी पहुंचे, जी, तब आपने क्या फील किया? क्योंकि एक विगरस ट्रेनिंग होती है जी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और पूरे देश के फाइनेस्ट ब्रेन वहाँ होते हैं, जी। उनसे इंटरेक्शन होता है। वो कैसे याद करते हैं आप उसको? लबासना की जो हमारी ट्रेनिंग है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, और तो वो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। पहले हमें बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, चीज़ें बताते हैं, हमारे पास ऑफिसर्स जो फील्ड से आके अपना अनुभव शेयर करते हैं, और फिर हम कुछ लगभग 1 साल की फील्ड ट्रेनिंग करते हैं, और फिर वापस जाते हैं, और फिर हम अपने अपने स्टेट्स का अनुभव शेयर करते हैं, फिर हम शेयर करते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग हमें हमारे ऑफिसर्स आके बताते हैं कि हमने ये किया, इस टाइप से हम लोग काम करें, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे डील करना है, आपका ये चीज़ें हैं, पढ़ाई और थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके। और उससे इंटरेस्टिंग पार्ट जब हम लोग वापस जाते हैं, वो बहुत और इंटरेस्टिंग होता है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन युवाओं से आप क्या कहेंगे? बहुत सारे युवा अटेम्प्ट करते हैं, लाखों की संख्या में। कईयों के सपने पूरे होते हैं, लेकिन अधिकांश के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि लिमिटेड पोजीशन है, बहुत टफ। कैसे आप फोकस करें अपने को लेकर? किस तरह से क्या चीज़ें करें? डोंट एंड डूज क्या हैं इसके? मैं यह तो नहीं कहूँगा कि, मतलब ये कहना भी ठीक नहीं है कि आप सोशल लाइफ से एकदम कट जाओ, हम्म, या बिल्कुल ही फ़ोन का यूज़ नहीं करो। हम्म, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसिप्लिन होता है ना, जो विद्यार्थी जिसमें डिसिप्लिन होता है, वो आपसे आगे निकल जाते हैं। आप 10 बच्चे एक साथ तैयारी शुरू की आपने, आप क्लास गए, आपने आज लेक्चर, आपको जो आपके गुरु ने, टीचर ने पढ़ाया, आपने उसको देखा, उन्होंने आपको ये भी कहा कि आपको ये रीड करना है, ये किताब पढ़ना है। उसमें डिसिप्लिन में जो आके वो पढ़ता है, वो आपसे 2 कदम आगे निकल गया। और जो दूसरा बच्चा फ़ोन वो भी चला रहा है, लेकिन उसने डिसाइड कर रखा है कि मैं 10 मिनट फ़ोन चलाऊंगा, या उसने हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर रखें। हम्म, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको खुद पे लगानी होती है, हम्म। क्योंकि आजकल आपने इंस्टाग्राम, लगाई थी? हाँ, मैं फ़ोन को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करता था। सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह सब बंद थे आपके? हाँ, मेरा फेसबुक अकाउंट था उसमें, लेकिन मैं डीएक्टिवेट कर रखा था। इंस्टाग्राम तो उस समय तक मैंने अपने हम्म, अकाउंट इंस्टॉल नहीं किया था। यूट्यूब वगैरह था, तो यूट्यूब में अपना जो चीज़ें देखनी है, खाने, मतलब आप हम्म, जब डिनर कर रहे हो तब कुछ देख ले उस टाइप से, तो थोड़ा आपको पाबंदी खुद पे लगानी पड़ती है। बाकी दोस्तों से मिलना, और हम्म। महीने में एक बार थोड़ा आउटिंग करना, वो सब भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। आपने कोचिंग वगैरह भी ली या? जी, मैंने जनरल स्टडीज़ का कुछ हम्म, विज़न आईएएस से हम्म, कुछ कोचिंग ली थी। फिर वो एक समय के बाद जैसे ही मुझे लगा कि ज़्यादा समय, थोड़ा स्लो पेस चल रहा है, तो फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे आ गया। और हिंदी लिटरेचर की तो मैंने कोचिंग नहीं ली,
मैंने वो खुद से पढ़ लिया था। तो आप बैतूल में ही रह के नहीं तैयारी नहीं, मैं करने? दिल्ली में था। दिल्ली में ही थे टेस्ट आप? सीरीज़ वगैरह के हिसाब से वहाँ पे हाँ। कॉलेज के और भी फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे, हम्म। उनके साथ में तैयारी। आपका आध्यात्मिक रुझान भी लगता है, आपसे बात करके फील होता है कि ईश्वरवादी शक्ति पर आपका बड़ा विश्वास है। इज इट ट्रू सर? जी जी, विश्वास है बिल्कुल। आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वर विश्वास तो है और होना भी चाहिए इसमें बिल्कुल तो। ठीक कहा आपने। अभी विवाह नाम के गठबंधन की तरफ आप बढ़े या? जी जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ शिवानी है। हाँ। शी इज़ अ सिविल जज अरे वाह। इन जी जी। राजगढ़। हाँ। तो तो वैवाहिक इट जीवन इट में वाज ऑल अरेंज सॉर्ट ऑफ मैरिज या? वो मिक्स अरेंज मिक्स है। कम तो आप लोगों की मुलाकात दिल्ली में हुई या? नहीं, हमारी मुलाकात बालाघाट में हुई थी। बालाघाट में जी हुई थी। वाह। तो ये और दिलचस्प कहानी है कि जी तो आप दोनों ही वर्किंग हैं, जी। तो इस चैलेंज को कैसे दोनों एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करते हुए कैसे इसको कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए, इसमें अब वर्क लाइफ बैलेंस हम सभी बात करते हैं, हम्म। तो ये जीवन का एक हिस्सा है। हम्म। अब जैसे मेरी एक 1.5 साल की बच्ची भी है, हम्म। तो उस पर बहुत प्यार आता है, हम्म। तो एक पार्ट है। हम्म। वो अपना जॉब कर रही है अपना, मैं भी अपना जॉब कर रहा हूँ। हम्म। उसके अलावा फिर हम अपना टाइम मैनेज करते हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, उन्होंने अपने सपने हम्म। देखे हैं, हम्म। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने करियर में वो खूब तरक्की करें। कामयाब हो, क्या बात है। और सिविल जज से अपना हाई कोर्ट तक की जर्नी, जहाँ तक भी उनकी नेचुरली। उनके जी। अपने एस्पिरेशन से गोल है, उनको सम्मान भी करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ कि आप भी पढ़ें और अपने अच्छा काम करें, अपने इसमें आप भी एक्सेल करें और मैं अपनी जॉब में अपना एक्सेल करूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। और छोटे भाई बहन जो आपके हैं वो आगे क्या करना चाहते हैं? आपसे प्रेरित हैं वो, या वो अपना रास्ता खुद, अपने सपनों की उड़ान खुद तय करना चाहते हैं? भाई अभी छोटा भाई जो है अभी वो तैयारी कर रहा है हम्म। MPSC की, हम्म। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से कुछ अच्छी खबर मिले। हम्म। और बहन की तो शादी हो रखी है, उनकी भी तैयारी है क्लास 1 अपनी जो शिक्षा जी। उन्होंने फिजिक्स MSc फिजिक्स किया हुआ है, वाह। तो MSc फिजिक्स के बाद उन्होंने B.Ed भी किया हुआ है, तो वो कंटिन्यूसली अपना प्रयास कर रही हैं। जैसे ही कभी वैकेंसी हुई थी, लेकिन उस समय भाग्य ने साथ नहीं दिया। पर मैं ये कहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, आपका हाथ में मेहनत करना है, हाँ। आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर ज़रूर मिलेगी। मिलेगी। वाह। अक्षय जी, एक और जो बात हमने सुनी है कि जब आप राजगढ़ में वहाँ CEO की जिम्मेदारी राजगढ़ ज़िले में संभाल रहे थे, तो वहाँ एक सड़क बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी, और इनफैक्ट वहाँ सड़क कभी थी ही नहीं, वो एक पगडंडी थी, और करीब 2 दशकों से ज़्यादा समय से ग्रामीण इसकी मांग करते रहे थे। कैसे आपने इसको किया? क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा रही कि आपने उसको बहुत सहजता से करके आज वो ग्रामीण बहुत खुश हैं, जो एक कनेक्टिविटी के दायरे में आए हैं, और बहुत बेहतर, क्योंकि सड़क है तो ज़िंदगी है। जी जी। ये मैं अपने पर्सनल जीवन में, अपनी छोटे से करियर में अभी तक के जो मैंने कार्य किए हैं, उस कार्य में इसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। और मैं बहुत ही गौरवान्वित और गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने जो रीछड़िया ग्राम पंचायत कड़ीखेड़ा गांव में लगभग 600 के ऊपर आबादी है, उस गांव में आज दिनांक तक जब हमने बनाई थी तब तक कोई सड़क नहीं थी। मैं स्वयं जब उस गांव में गया तो मेरी गाड़ी खड़ी की गई रोड पर, वहाँ से भुट्टे, उस समय भुट्टे लगे थे, मानसून सत्र था, मानसून सीज़न था अपना, भुट्टों की फसल से हम लोग पैदल उस गांव तक गए। और फिर मैंने जब बातचीत की कि आप लोग कैसे डिलीवरी के लिए और चीज़ों के लिए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि खटिया से हम लोग लेके जाते हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थिति में गांव का जो यातायात था, आवागमन था, वो था, और सारी इकोनॉमिक गतिविधियां उससे बाधित थी। फिर हमने सर्वे प्रारंभ किया, हमने, क्योंकि वो जो खेत का रास्ता था वो खेत प्राइवेट खेत थी, निजी खेत थी, उनसे बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब मर जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। तो वो जो रास्ता पगडंडी का था तो वो तो हमें छोड़ना पड़ा। फिर हमने दूसरा फॉरेस्ट और रेवेन्यू के रास्ते ढूंढते हुए, कुछ गांव वालों ने अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए थे, उनकी ज़मीन होते हुए रेवेन्यू की ज़मीन ढूंढी और फॉरेस्ट की ढूंढी। सामान्यतः फॉरेस्ट में काफ़ी आपत्तियाँ होती है, लेकिन काम शुरू करने के पहले मैं फॉरेस्ट DFO साहब के पास गया, पर्सनल रिक्वेस्ट की, मैंने साहब अगर आप अनुमति दोगे, आपकी कंसेंट होनी चाहिए तभी रोड बन पाएगी। उन्हें जब बताया, गांव तक उन्हें भी ले गया, तब उन्हें लगा कि हाँ हो सकता है, उन्होंने अपनी कंसेंट दी। और अच्छे काम में वही था, अच्छे काम में सब सहमति देके अपने को सपोर्ट करते हैं। वाह।
फिर जब काम शुरू किया तब भी काफ़ी कठिनाई आई, पुलिस का सपोर्ट लेना पड़ा। गांव वाले पूरे मौजूद थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के नरेगा को जो अपनी मजदूरी थी उसके अलावा भी उन्होंने खुद से मेहनत करके उस सड़क के प्रति उत्साही हुए लोगों ने सड़क में मदद की। और जो 1.5 किलोमीटर का पैस था, 24 लाख में उतनी अच्छी सड़क बनना थोड़ा मुश्किल था, तो लोगों की मदद से, गाँव के जनसहयोग से, क्योंकि उन्हें बहुत उत्साह था। आज सड़क बनने के बाद गाँव में जब डायल 100 पहुँची, एम्बुलेंस पहुँची, तो गाँव वालों के आंखों में आंसू। उन्होंने आज गाँव से मुझे फ़ोन आते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है। और अब सड़क, क्योंकि अब एक सड़क बन गई है, भविष्य में वहाँ पे डामर रोड बन जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्राम जोड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। कहूँगा कि इत्तेफाक या किस्मत की बात थी कि मेरे जो प्रयास थे वो रिजल्ट में तब्दील हुए और वो रोड बनी। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने वो 500-600 लोगों के लिए सड़क बनाने का कार्य किया। बहुत सुंदर बात है और मैं समझ सकता हूँ वो खुशी जब पहली बार डायल 100 और एम्बुलेंस गांव में पहुंची होगी, और जिनके पास मोटरसाइकिल है या जिन्होंने ख़रीदी होगी सड़क बनने के बाद, उनको कैसा अनुभव हुआ होगा कि अपने घर से बाइक लेके, गाड़ी लेकर वो राजगढ़ तक या दूसरी जगहों तक जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।